Hello everyone. In this video, I want to clear why I have made this 45-day plan for means 2025 GS plus EC and how this plan can actually enhance your preparation up to certain level. If not, it can increase your 200 marks. It can certainly at least make you capable of at least revising the major portions of the syllabus or most of the syllabus, and also it will ensure that you practice with the right strategy. I obviously do apologize for the delay as this is a very new platform. I tried my best, but I could not deliver at the time. But believe me, for sure we will be covering everything, whatever is mentioned in the timetable. And above all, we will also ensure that we do complete all the questions which I have sort of mentioned in tasks. सो इन 45 दिनों में हमारा जो सबसे पहला गोल होने वाला है वो है दैट वी डू इंश्योर दैट वी आर रीडिंग एवरीथिंग, लाइक एट लीस्ट ऑल द पेपर्स हैव इक्वल वेटेज, दिस इज द कॉमन नॉलेज। लेकिन कहीं ना कहीं ड्यू टू फियर साइकोसिस और इवन अप टू सर्टेन एक्सटेंट आवर ओन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या हमारी कुछ लाइकिंग्स होती हैं किसी सब्जेक्ट में, लाइक सबको सोसाइटी पढ़नी अच्छी नहीं लग सकती है, बट सोसाइटी का वेटेज ओवर द ईयर्स बढ़ रहा है। और इस बात को एक प्लेन फैक्ट के रूप में आपको समझना पड़ेगा कि अगर किसी पोर्शन से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं और किसी क्वेश्चन से लेट्स से वर्ल्ड हिस्ट्री, वो हो सकता है आपको पढ़ने में बहुत मजा आए, लेकिन is it wise to invest that kind of time in world history, which you would have otherwise sort of utilized in society? तो ये अंतर आपको अपने मन से समझना होगा। इसके लिए आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द ब्रेकडाउन ऑफ द 5 ईयर, एटलीस्ट 5 ईयर में जो ट्रेंड रहा है GS1 में क्वेश्चन पेपर्स को पूछने का, क्वेश्चन पूछने का, और किस तरीके से किस किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि देयर आर अराउंड 6 to 8 क्वेश्चंस विच आर बीइंग कॉन्स्टेंटली आस्क्ड फ्रॉम सोसाइटी पोर्शंस। ऑन द अदर हैंड, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को देखें तो वहाँ हमें एक या दो ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वो भी ऑल्टरनेटिव में, लाइक इन 2024 देयर वाज वन क्वेश्चन, लेकिन शायद 2023 या 22 में वो क्वेश्चन नहीं था वर्ल्ड हिस्ट्री से। और लाइक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और उसका इम्पैक्ट ऑन इंडिया, अब उस क्वेश्चन को आप कैसे देखते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। आप उसको इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, क्योंकि वी नो कि समवेयर आई थिंक मैकॉले हैड मेंशन्ड कि दी बोन्स ऑफ द बीवर्स ऑफ इंडिया वर वॉशिंग द सोर्स ऑफ गंगा। ये कंडीशन थी हमारे यहाँ वीवर कम्युनिटी की। So I think these are the things which are actually mentioned even in spectrum. बट उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना, वो पॉइंट लिख पाना, वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड आई थिंक हमने पढ़ाई को उस ओरिएंटेशन से पढ़ना चाहिए जिससे कि कुछ हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाएँ अपनी नॉलेज को। तो मुझे नहीं लगता कि अभी वर्ल्ड हिस्ट्री में टाइम को हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना इज मोर ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। आप उस टाइम को सोसाइटी को दीजिए, आप ज्योग्राफी को दीजिए, जहाँ से 6 से 8 क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, तो दैट वुड बी एक्चुअली अंडरस्टूड एज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। तो आई विल रन इट थ्रू कि एक्चुअली हम 45 डेज में कैसे कैसे कवर करने वाले हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं, और क्या एक्चुअली में हम GS 1 2 3 4 का एटलीस्ट एक बार ऑब्जर्व भी उनको कर पाएंगे उस पूरे सिलेबस को। एज वी नो, syllabus is actually like ocean, right? Not everything can be covered in this amount of time. Obviously लोग 2-2 साल पढ़ते हैं, तब वो बेसिक सोर्सेस से बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। 2 साल का तो कहीं कहीं पे तो कोर्स ही होता है। तो बट एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि यू आर नॉट न्यू, यू आर नॉट समवन हु इज नॉट अवेयर ऑफ कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है इंडियन कल्चर पे, और उसमें कौन कौन सी डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। At least this much you should be aware of, and then of course we can begin with. From there we can pick what are the major themes, we can observe the trends, and we can even try to sort of mug up the I will say templates on which the answer can be given, on can be written. But we of course cannot, I cannot make you understand everything, I cannot make you explain
I cannot explain you everything. That you have to do on your own. So in GS1 को मैंने एक्चुअली मैं प्लान 3 तारीख से बनाया था और आज 4 है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. मे बी आई विल अपलोड इट एट टुमारो, आई डोंट नो. तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बट बिलीव मी फॉर श्योर जो कुछ भी यहाँ पे रह जाएगा दैट वी विल कंप्लीट सर्टेनली. तो जस्ट 3 जुलाई को मैंने पूरे सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन किया है कि हर चीज कवर हो जाए. लाइक एटलीस्ट हम वहां से रन थ्रू तो कर ही लें. अब अगर आपके पास खुद के नोट्स भी हो सकते हैं, नहीं है अगर आपके पास अपने नोट्स, तो आई विल मेक श्योर कि कहीं ना कहीं से किसी टॉपर्स के नोट्स या मेरे खुद के जो नोट्स हैं उनमें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा कि मेजर थीम्स क्या है, पीवाईक्यू में मेजर थीम्स कौन सी हैं, और उन थीम्स को तो कम से कम हम उनसे उनको तो हम गो थ्रू कर ही लें एक बार. दैट शुड बी अवर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. तो लाइक 3 जुलाई को हमें मॉडर्न हिस्ट्री करनी थी. सॉरी फॉर दैट आई कुडंट डिलीवर. 4 जुलाई जो कि आई थिंक आज है, वो हमने आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन करना था. तो एक्चुअली में हमें करना क्या है, पहले तो द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी फॉर एनीवन, चाहे आप 25 के लिए दे रहे हो, 26 के लिए दे रहे हो, आपने ऑलरेडी कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है. ऑब्जर्विंग PYQ. See, everyone sees it. I am not the first one to say it, and I will certainly not be the last one to say it. That PYQ and the syllabus. These are two only sources that we have with the examiner. सिर्फ ये सोर्सेज हैं एक्चुअली में जो दुनिया में हमको बता सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या हमें छोड़ना चाहिए. ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछ दूं बहुत डीपली कि क्या GS3 में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको शायद आपको क्लैरिटी तो छोड़िए, आपको पता ही नहीं होगा कि उनके. I am going to show you how we are actually covering all these subjects. तो जैसे स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से. सो इन मॉडर्न हिस्ट्री देयर आर मैनी थिंग्स विच यू विल ऑलरेडी बी अवेयर ऑफ. लाइक सिलेबस तो हमें पता ही है. मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ इतना सिलेबस दिया गया है कि मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट. सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या रहे उसमें मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी व्हेन वी एक्चुअली सी दिस. तो यू हैव टू रिमेंबर कि इट इज़ पोस्ट प्लासी, मोर और लेस इट इज़ पोस्ट प्लासी. हाउएवर we must remember that once they actually asked a comparison question between Dupleix and Clive. However, I personally believe कि वो एक ऐसा क्वेश्चन था जो हमको ऑलरेडी पढ़ाया ही जाता है इवन इन प्रीलिम्स प्रिपरेशन. सो नाउ कमिंग टू द, और हमारे पास उस क्वेश्चन में अच्छे खासे पॉइंट्स थे जिनसे आप उसका आंसर लिख सकते थे. सिलेबस में सिर्फ 3 पॉइंट मेंशन है. एक तो इवेंट्स, जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रहे. दूसरे जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक क्लाइव, लाइक डुप्लेक्स. उन्होंने एक बार क्वेश्चन कर्जन पे भी पूछा है, कॉर्नवालिस पे भी पूछ सकते हैं. सो दीज आर पर्सनैलिटीज़. देन वी हैव इशूज़. उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है वो है फ्रीडम स्ट्रगल से. फ्रीडम स्ट्रगल पे वी जनरली सी कि अगर मॉडर्न से 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें एक फ्रीडम स्ट्रगल पे होता ही होता है. दिस हैज़ बीन द ट्रेंड दैट इज़ कंटिन्यूअस फ्रॉम सर्टेन ईयर्स. लाइक सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ आई हैव डिकन्स्ट्रक्टेड दीज क्वेश्चंस. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्सनैलिटीज़ से. लाइक जैसा आपने देखा यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ मेंशन्ड है. तो पर्सनैलिटीज़ से लास्ट लेट्स से 10-11 सालों में उन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं. तो इन मैनी वेज लॉर्ड डलहौजी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया. तो यहाँ ये क्वेश्चन डायरेक्ट लॉर्ड डलहौजी पे है, और सो दिस डायरेक्टली कम्स अंडर द पर्सनैलिटी सेक्शन वेरी क्लियरली. दूसरा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है महात्मा गांधी पे. वी ऑल नो महात्मा गांधी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन GS4. देयर मे बी क्वेश्चंस इन GS2 जहाँ पे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं होगा, बट यू कैन अप्लाई हिज कॉन्सेप्ट ऑफ 7 सेंस, है ना. आप उनका यूज़ कर सकते हैं, ट्रस्टीशिप का मॉडल. दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड एवरीवेयर एंड टॉपर्स हैव एक्चुअली एक्सप्लॉइटेड दीज थिंग्स. अगर आप टॉपर्स कॉपीज़ को देखेंगे जो कि वी विल एनालाइज टुगेदर. दूसरा और ऐसे 2016 में उन्होंने पूछा था कंपैरिजन बिटवीन बोस एंड गांधी, टू वेरी फेमस पर्सनैलिटीज़. और इनमें कंपैरिजन बनता भी है क्योंकि उनकी फ्रीडम स्ट्रगल को लेके अलग अप्रोच थी. इन द सेम लाइन दे हैव आस्क्ड
द सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन GS4। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी के थॉट की जो रेलेवेंस है, लाइक उनके जो बेसिक थॉट्स हैं, वो आप मल्टीपल जगह पे उनका यूज कर सकते हो। इवन डायरेक्टली क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। 2020 में उन्होंने पर्सनैलिटीज़ वाले सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा है कि इवन द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन इन evaluate the policies of Lord Curzon and their long term implications on the national movement। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिख रहा है लॉर्ड कर्जन से। देन इन 2021 दे आस्क्ड अबाउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी। अगर आप बहुत सही तरीके से देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 पॉइंट से मिलकर बनता है। एक तो इवेंट से, लाइक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम स्टार्ट होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद एक्चुअली में, क्योंकि जब फेलियर हो जाता है गांधी जी गॉट अरेस्टेड, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, हम सब ने वो पढ़ा है। तो वही सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखना होता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो एक कंपैरिजन उन्होंने पूछा है महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में। नाउ दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन प्रेडिक्टेड इफ यू वर अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट दे हैड ऑलरेडी आस्क्ड अ क्वेश्चन वेयर दे आस्क्ड डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ बोस एंड गांधी। तो कहीं ना कहीं गांधी जी सेंट्रल पॉइंट है और उनका कंपैरिजन करके वो पूछ दे रहे हैं। नाउ दिस क्वेश्चन वॉज प्रीटी मच प्रिडिक्टेबल, क्योंकि हमको बताया कि ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेशनलिज्म देयर वर मैनी डिफरेंसेज बिटवीन रविन्द्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर को हम जनरली इंटरनेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट से उनको हम एसोशिएट करते हैं। ही वॉज नॉट अ वेरी फॉन्ड ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म। इसके बाद सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन। तो ऐसे करके क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं पर्सनैलिटीज़ पे। इन द सेम मैनर अगर हम बात करते हैं लाइक जो दूसरा टॉपिक था जिसमें था सिग्निफिकेंट इवेंट्स के बारे में, वी सॉ द सिलेबस। द फर्स्ट लाइन इन द सिलेबस वाज पर्सनैलिटीज़। तो उसमें फर्स्ट लाइन में हमने पर्सनैलिटीज़ को कवर कर लिया। दूसरी चीज़ वो पूछते हैं इवेंट्स हैं। सो नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम इवेंट्स। व्हेन वी सी इवेंट्स, तो 2014 में उन्होंने पूछा था नेवल म्यूटनी के बारे में। हम सब ने पढ़ी है रॉयल इंडियन नेवल म्यूटनी 1946 के अराउंड, ड्यू टू बैड ट्रीटमेंट बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। उनको अच्छा फूड नहीं मिल रहा था एंड इट वाज अ वेरी की पॉइंट। कहीं कहीं पे उसको बोला गया है कि इट वाज अ फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एस्पिरेशंस। तो एक्चुअली द क्वेश्चन इज ऑन द सेम लाइन कि इन व्हाट वेज द नेवल म्यूटनी प्रूव्ड टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशंस इन इंडिया। और क्योंकि जब मास स्केल पे रिवॉल्ट हमें देखने को मिला अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऑन कराची पोर्ट, ऑन बॉम्बे पोर्ट, तो इट लेड टू कहीं ना कहीं दी दैट द ब्रिटिश एम्पायर केम क्रैशिंग डाउन। फिर इन द सेम लाइन ऑफ थॉट उन्होंने इम्पोर्टेंस पूछी थी पानीपत की कि वाई ऑल द बैटल्स वर फॉट एट पानीपत। तो इवन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। अभी इस क्वेश्चन का अगर आप सोर्स देखेंगे तो दिस क्वेश्चन इज जनरली और डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम स्पेक्ट्रम। वहाँ पे आप देखेंगे कि एक्चुअली में एक बॉक्स बना हुआ है और वहाँ पे बताया गया है कि हाउ पानीपत वाज इम्पॉर्टेंट और क्यों वो एज अ मतलब एक तरीके से आप कह लो कंफर्टेबल चॉइस थी फॉर द रूलर्स हु वर रूलिंग फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि उनकी सप्लाई चेन मजबूत हो जाती थी और जो इन्वेडर्स आते थे तो उनके लिए ऑब्वियसली पानीपत वॉज इन बिटवीन दिल्ली एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो वहाँ से उनके लिए वो एक मतलब आप कह सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता टू इन्वेड और टू अटैक दिल्ली, या एक तरीके से सीज डालनी है अगर उनको दिल्ली की, तो उसलिए। तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड एंड दिस वाज डायरेक्टली फ्रॉम स्पेक्ट्रम। 2015 में उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछा कि 1935 के एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा दिस इज़ वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट इज़ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। ऑल्सो इन द सेम लाइन उन्होंने इसको थोड़ा पॉजिटिव सेंस में पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत कठिन हो जाता अगर 1935 के जो एक्ट था उसका हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारे लॉज कहीं ना कहीं वहीं से डायरेक्टली लिए गए थे। In 2016 they asked about 1857 uprising. I already we are all aware of that 1857 uprising was a watershed movement and they have asked exactly that कि how 1857 uprising was a watershed in the evolution of the British policies towards the colonial India. तो इसमें I think it was not a question which we could not predict. अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको 25 में दिखता है, 26 में दिखता है, तो इट इज़ नॉट एक्चुअली क्वेश्चन दैट यू वुड नॉट जनरली बी अवेयर ऑफ।
राइट, वी आर ऑल अवेयर ऑफ हाउ ब्रिटिश पॉलिसीज चेंज्ड। लाइक अगर आपने देखा होगा रेशियो जो था वाइट्स का और इंडियंस का, वो उसको उन्होंने ट्वीक करने की कोशिश की थी। लाइक दे वांटेड देयर शुड बी मोर वाइट ऑफिशियल्स एंड मतलब एक रेशियो को चेंज कर दिया जाए। आई थिंक 1/2 कर दिया गया था पोस्ट 1857 रिवॉल्ट। सेकेंड, उन्होंने कास्ट के नाम पे अलग अलग रेजिमेंट्स बनानी स्टार्ट कर दी थी बहुत अलग हाई लेवल पे। एंड ही वांटेड कि एक्चुअली जो सिख्स हैं, गुरखाज हैं, दे शुड नॉट कोलाइड। और उस तरीके से उन्होंने एक मतलब एक वेश डालने की कोशिश की विद इन आर्मी। इन द सेम मैनर अब ये सिर्फ हम देख रहे हैं इसको सिक्योरिटी अप्रोच से, आप इसको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के रूप में देख सकते हैं। हम सबको बताया कि जो सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे वो 1857 के रिवॉल्ट के बाद एकदम बंद कर दिए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मेन रूट कॉज जो था 1857 रिवॉल्ट का, उसके सोशल कॉजेज भी थे। लाइक widow remarriage etc were not accepted generally by the traditional elements of the society। तो वो भी एक रीज़न था और इसीलिए भी हमने देखा कि पोस्ट 1857 वहाँ पे सुधार करने वो बंद कर दिए गए थे। बाई लॉज कोई सुधार उन्हें देखने को नहीं मिले। इन द सेम मैनर अगर आप इकोनॉमिक फील्ड में देखेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन को और ज़्यादा तेज़ी से कर दिया गया था। बहुत सारे एक्ट्स आए थे, लाइक आर्म्स एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। सो दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट जस्ट द चेंज ऑफ द पॉलिसीज। इन द सेम मैनर उन्होंने एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा था जो हम सब पढ़ते हैं, लाइक ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड इवन अगेंस्ट द लैंड लॉर्ड्स। तो अगर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि हाउ 1857 अपराइजिंग वॉज एक्चुअली द कल्मिनेशन ऑफ द प्रेसिडिंग ट्राइबल रिवॉल्ट्स, जो पहले से ही रिवेलियंस हो रहे थे वो एक मास स्केल पे हो जाते हैं 1857 में। अब जब आप ये वाला क्वेश्चन देखते हो तो देयर शुड बी सर्टेन थिंग्स विच शुड स्ट्रक इन योर माइंड इमीडिएटली। लाइक आप सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में यहाँ पे ज़रूर मेंशन करोगे। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो सिर्फ नॉट जस्ट इन अ ट्राइबल सेंस बट ऑल्सो एज अ सोसाइटी देयर वर सर्टेन रिफॉर्म्स विच वर टेकिंग प्लेस। और इनको भी आप एक तरीके से इंटेलेक्चुअल रिवेलियन बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने खुद मेंशन किया है कि विग एंड स्मॉल रिकरेंट रिवेलियंस। तो रिवेलियन इज नॉट जनरली इन अ सेंस ऑफ वायलेंस, इट कैन ऑल्सो हैव एन इकोनॉमिक एंड सोशल इम्प्लीकेशन। जैसे आपने बहुत सारे वो देखे होंगे जिनमें मोस्टली क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था ट्राइबल्स का, तो उस वजह से भी रिवेलियंस हो रहे थे। इट वॉज नॉट जस्ट कि जस्ट फॉरेनर्स वर रूलिंग अस, इट वॉज जस्ट मोर ऑफ ए इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। जैसा आपने पहाड़िया रिवेलियन के बारे में सुना होगा, आपने संथाल के बारे में सुना होगा। सो दीज रिवेलियंस वर एक्चुअली कॉज्ड बाई इक्वली जो लैंडलॉर्ड कास्ट थी, जो क्लास थी, दे वर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उन्हीं को वो डीकूज भी बोलते थे, फॉरेनर्स भी बोलते थे। इन 2019 in the same line they asked a question on transfer of power. Now this is a question that mostly people will not be aware of। इतना सरल नहीं था ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कठिन था। आप इसको कभी एक बार ढंग से पढ़ के देखिएगा और आप एक्चुअली में उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि हाउ द ब्रिटिशर्स पर्टिकुलरली द रूल ऑफ आई विल से माउंटबेटन, उन्होंने कैसे कॉम्प्लिकेट कर दिया पूरे ट्रांसफ़र ऑफ पावर को। सो यू हैव टू टॉक अबाउट इट, हाउ एवर दे आस्क्ड इट फ्रॉम 1940s। वो बात आपको याद रखनी है। 1940 से आपको अगस्त ऑफर के बारे में बात करनी होगी, आपको क्रिप्स प्रपोजल के बारे में बात करनी होगी, और आपको बात करनी होगी कि हाउ मुस्लिम लीग वॉज अगेंस्ट इट व्हेन कांग्रेस रिजेक्टेड द प्रपोजल। गांधी जी ने कह दिया था कि इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको दिखानी होगी कि हाउ देन इट लेड टू कैबिनेट मिशन प्लान विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड। वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने बहुत मतलब होशियारी दिखाई दी। दे गेव द क्लॉज दैट देयर कैन बी ए क्लॉज ऑफ इंडिपेंडेंस इफ़ द रूलर्स डू नॉट एडमिट। सो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे बात करनी होगी इनकी जब आप इसका आंसर लिखोगे। इन 2022 दे आस्क्ड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंसिस्टेंटली, उनके जो सोल्जर्स थे वो बेटर इक्विप्ड थे और तो उसलिए उनकी जो विक्ट्रीज थी वो ज़्यादा थी इनिशियली। हाउएवर इंडियन सोल्जर्स या इंडियन किंग्स नवाब्स के जो सोल्जर्स थे दे वर मोस्टली मोर इन नंबर्स, लेकिन वो क्योंकि बेटर इक्विप्ड नहीं थे इसलिए दे लॉस्ट द बैटल्स। और यहाँ पे आपको 2-3 बैटल्स की बात करनी है। लाइक बैटल ऑफ अम्बूर इज़ अ फेमस बैटल, आई थिंक क्लाइव फॉट इन इट, एंड प्लासी वॉज इम्पॉर्टेंट, एंड क्लाइव या डुप्लेक्स था अम्बूर में, एंड बैटल ऑफ बक्सर। तो आप यहाँ पे आप इन 2-3 बैटल्स की बात कर सकते हैं। इन 2022 दे आस्क्ड फेमाइन्स इन 18th सेंचुरी।
right? Now you cannot mention the famine of Bengal which I think occurred in 1944 या वो यहाँ पे उन्होंने सीधा सा पूछा है कि वाई देर वॉज अ सडन स्पॉट इन फेमाइन इन कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी। तो आई थिंक एक बुक लिखी गई थी नील दर्पण करके, इट वॉज अ फेमस बुक, इट हैज़ बीन आस्क्ड इन PYQs। वहाँ पे ये वाला एंगल भी आप उन बुक्स का मेंशन कर सकते हो। आई डोंट नो हु रोट इट, अभी मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, आप देख लेना, गूगल कर लेना, इट इज़ अ PYQ। ऑल्सो 2024 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वर द इवेंट दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसके पहले के इवेंट्स के बारे में आपको बताना है। 1942, 8 अगस्त आई थिंक 1942 इट स्टार्टेड। व्हाट वाज सिग्निफिकेंट इवेंट, तो यहाँ पे आपको बात करनी होगी अगस्त ऑफर की, यहाँ पे आपको बात करनी होगी इंडिविजुअल सत्याग्रह की, यहाँ पे आपको बात करनी होगी क्रिप्स प्रपोजल की। देन यू कैन एक्चुअली, क्योंकि दीज वर द मतलब एक तरीके से इवेंट जो प्रेसिडेड क्विट इंडिया मूवमेंट, और जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने उस तरीके से सॉफ्ट अप्रोच नहीं अपनाई, एंड देन गांधी जी वेंट फॉर मास स्ट्रगल। तो और अगेन दे हैव आस्क्ड पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट। अब आप इसके रिजल्ट को कैसे एक्चुअली में दिखाते हो एग्जामिनर को, वो भी इंपॉर्टेंट है कि हाउ इट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट। मैंने कहा ना, आप यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो। तो लाइक लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द लास्ट मूवमेंट इनिशिएटेड बाय गांधी जी अगेंस्ट दी एबल ब्रिटिश रूल। इट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट इन इंडियन हिस्ट्री। अब इसके आपको कॉजेज बता देने हैं, सिंपल, क्योंकि वो पूछे गए हैं, व्हाट वाज द इवेंट दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर आपको बता देने हैं कि इमीडिएट कॉजेज क्या थे, हाउ इट एक्चुअली अकर्ड ऑन 8 अगस्त 1942, व्हाट वाज द रीजन। इमीडिएट कॉजेज क्या थे, गांधी जी ने स्ट्रगल डिक्लेयर कर दिया था, मास अरेस्ट हो गया था टॉप लीडरशिप का, एंड देन यू हैव टू टॉक अबाउट इट्स रिजल्ट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन से पिकअप होनी चाहिए। दैट इज समथिंग वी विल डिस्कस लेटर। तीसरा जो पॉइंट है वो हमें देखने को मिलता है इश्यूज़। व्हाट वर द इश्यूज़ इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया है कि आपको इवेंट पता होने चाहिए, पर्सनैलिटीज़ पता होनी चाहिए, इश्यूज़ पता होने चाहिए। 1857 वॉज एन इवेंट, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज एन इवेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज एन इवेंट। तो ये इवेंट हो गए। पर्सनैलिटीज़ गांधी जी, बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, कर्जन, दीज पीपल आर मेजर पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इश्यूज़, नाउ वी कम टू इश्यूज़। लेट मी स्क्रॉल डाउन अ बिट। In issues generally they ask questions like women issues, okay, economic policies, जो exploitation हो रहा था, tribals के जो issues थे। In 2023 they asked that how did the colonial rule affect the tribals in India and what was the tribal response to the colonial operation. It was a very general question. अगर आप देखोगे तो I think इस साल की जो मेजर टेस्ट सीरीज थी, मेजर कोचिंग्स थी, उनमें भी ये एक्चुअली में मेंशन था। दिस वॉज क्वेश्चन जो कि जनरली उस साल प्रिपेयर किया भी गया था। आई थिंक देर वॉज सम इवेंट विच हैपेंड दैट ईयर, कुछ आई थिंक 100th एनिवर्सरी थी या कुछ ऐसा, और एक मूवी भी बनी थी RRR। तो इट वॉज जनरली ऑन दीज लाइन्स आई थिंक। तो आपको ये याद रखना होगा कि इश्यूज़ में यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। अब ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि नाउ दिस क्वेश्चन विल लुक वेरी सिंपल टू यू कि व्हाट वाज, हाउ फार वाज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। हम सबको पता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगन इन इंग्लैंड, राइट। वहाँ पे उन्होंने आयरन को बहुत अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया था, उनके पास आयरन की माइंस भी अच्छी खासी थी, एंड देन ऑफ कोर्स इट स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप, बट इट स्टार्टेड विद ब्रिटेन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन से स्टार्ट होता है। रेनेसॉन्स आई डो नॉट थिंक कि ब्रिटेन से बिगिन होता है, आई थिंक दैट स्टार्ट्स विद इटली और समथिंग, बट इटली और आई थिंक ग्रीस, बट जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो ब्रिटेन से स्टार्ट होता है। लेकिन आपको इसमें ये भी बताना है कि हाउ दिस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। नाउ दिस बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको एक वर्ल्ड में जो इवेंट हो रहा है उसका इम्पैक्ट दिखाना है इंडिया पे, राइट। और हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन है कि ऑफ कोर्स वी बिकेम अ सॉर्ट ऑफ कॉलोनी का मतलब ये होता है दैट वी वर द प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल एंड ब्रिटिशर्स वर एक्चुअली सेलिंग the same things produced by our own raw material to us. So we were also their market and we were also their
दे आर सॉर्ट ऑफ अ कंट्री दैट वाज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो उस रिलेशनशिप को ही कॉलोनाइजेशन बोला जाता है, राइट। इंपीरियलिज्म इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। कॉलोनाइजेशन इज दिस, कॉलोनाइजेशन इज एसेंशियली एन इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन अ कंट्री विच produces the final product and between a country which is just merely the supplier of raw material. Now these things are obviously conceptual और आप इनको समझ सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, लाइक इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, सोशल रिफॉर्म एंड वुमेन क्वेश्चंस, और वो कैसे मेजर डिबेट्स थे। अभी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट वर द मेजर डिबेट्स इन 19th सेंचुरी रिगार्डिंग सोशल रिफॉर्म। लाइक हम सबको पता है कि चाइल्ड मैरिज वॉज एन इशू, हम सबको पता है कि विडो रीमैरिज वॉज एन इशू, वुमेन एजुकेशन वॉज एन इशू, right, even sati pratha was there, so these things were quite prevalent in society। और अगर आप इन चीज़ों को ही मेंशन नहीं करेंगे, ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ अस विल डू मेंशन, बट शायद हमको नहीं पता होगा कि व्हाट वाज द एक्ट दैट वाज पास्ड टू अबॉलिश द चाइल्ड मैरिज, व्हाट वाज द एक्ट्स, लाइक आपको रखमाबाई केस अगर आप यहाँ पे लिख पाते तो दैट वुड हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट इन योर आंसर, है ना। 1830 या 1829 में आई थिंक दी एबॉलिशन ऑफ सती, प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज देयर, दैट एक्ट केम। आपको मेजर नाम पता होने चाहिए सोशल रिफॉर्म्स के, लाइक विडो रिमैरिज से एसोसिएट किया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, और सती प्रथा से एसोसिएट किया जाता है राजा राम मोहन रॉय को, है ना। वुमेन्स एजुकेशन से एसोसिएट किया जाता है सावित्रीबाई फुले जी को। तो आपको ये सारे नाम्स पता होने चाहिए और आपको इनको मेंशन करना ही होगा, देन ओनली यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ऐसे ही लाइक अब मैं आपको एक ट्रेंड दिखाता हूँ, लाइक ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में और ये पूछा था 2024 में। 2017 में दे आस्क्ड एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी, राइट। तो यहाँ पे सीधा पूछा है कि जो आर्टिसनल इंडस्ट्री थी हमारे यहाँ, लाइक वीवर, वीविंग, राइट, तो वीविंग जैसी इंडस्ट्री का जो डिक्लाइन हुआ है उससे हमारी रूरल इकोनॉमी कैसे क्रिपल हो गई। आपको पता होगा इन इवेंट अकर्ड अ सॉर्ट ऑफ, आई विल सी अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग दैट वाज हैपनिंग ड्यू टू डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन वाज रूरलाइजेशन ऑफ इंडिया। इन 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी जब दुनिया भर में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था, भारत में अनफॉर्चुनेटली रूरलाइजेशन हो रहा था, क्योंकि एज अवर नवाब्स एंड किंग्स हैड लॉस्ट द बैटल्स, उनकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई थी और हमारे शहरों की में वो फैक्ट्रीज़ ही नहीं आ पाई थी। तो रादर देन माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, पीपल वर जनरली माइग्रेटिंग फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल एरियाज। इससे क्या होता था, ज़मीन का डिवीज़न होता था, बंटवारा होता था, और सोशल जो वो था वो और ज़्यादा बढ़ रहा था, सोशल एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा था, फैमिलीज टूट रही थी, ओवरऑल पॉवर्टी तो थी ही भारत में। और इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा है 2024 में, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री, राइट। और यही क्वेश्चन है डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री। तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज मैचिंग। और ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो आर्टिसनल इंडस्ट्री क्यों क्रिपल हुई थी, आर्टिसनल इंडस्ट्री क्यों का डिक्लाइन क्यों हुआ था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया था। ब्रिटिशर्स वर प्रोड्यूसिंग इन मास वेल वी वर प्रोड्यूसिंग थ्रू अवर ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स, राइट। तो वो हम उनकी जो कंपैरिजन था वो कर ही नहीं पा रहे थे, ना तो प्राइस में, ना क्वालिटी में, क्वालिटी ऑफ फैब्रिक में, ना ही प्राइसेस में। तो ऑब्वियसली पीपल, और ओवरऑल इम्पॉवरिशमेंट हो रहा था कंट्री का, तो पीपल ऑब्वियसली वेंट फॉर पुअर चॉइसेस, जो कम रेट में जो कपड़े उपलब्ध होते थे। तो उस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो इस 2017 के क्वेश्चन से आप एटलीस्ट यू वुड हैव एन आइडिया कि 2024 में ये क्वेश्चन आने वाला है, एंड यू वुड हैव एटलीस्ट प्रिपेयर्ड ऑन दिस टेम्पलेट। 2017 में ऐसे हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी इंडिया वॉज बिसेट विद ए स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। हम सबको बताया कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है, राइज ऑफ मराठाज होता है, दो तरीके के स्टेट से मर्ज करते हैं। एक तो इसमें जो स्टेट होता है वो होते हैं रेबेलियस स्टेट, लाइक जाट हो गए, मराठा हो गए, है ना, सिख हो गए, और एक होते हैं जो एक तरीके से जो मुगल्स की ही परंपराएं हैं उनको एक तरीके से आप कह सकते सक्सेसर स्टेट्स टाइप के स्टेट। हाउएवर दे वर नॉट डायरेक्टली सॉर्ट ऑफ, आई विल से, एसोसिएटेड विद मुगल एम्पायर, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इवेंचुअल उनसे उनके कॉर्डियल रिलेशनशिप थी। जैसे बंगाल में हमको देखने को मिलता है बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, राइट। तो इस तरीके के दो स्टेट्स का इमरजेंस होता है, लेकिन हम देखते हैं कि इन सब में एक फ्रेगमेंटेड पॉलिटी है। लाइक जो अवध के नवाब हैं उनको बहुत इश्यूज़ हैं मुगल एम्पायर से, ही वॉज अ शिया, मुगल एम्पायर वॉज जनरली सुन्नी। तो हमको दिखता है कि जो फरुखशियर की जो मौत होती है उसमें अवध के नवाब भी इन्वॉल्व होते हैं।
एक्चुअली में जो निज़ाम होते हैं हैदराबाद के, उन्होंने कभी भी जो मैसूर स्टेट है, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वाला, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया. दे एक्चुअली इवन फॉर्म्ड अलाइंसेस विद मराठास और निज़ाम में अपनी समस्याएं थी. तो इट वॉज अ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, और आपको यही सब चीज़ें बतानी थी इस क्वेश्चन में. इन 2023 दे आस्क्ड हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया, जो मैंने आपको पहले बताया. तो यहाँ पे इश्यूज़ क्या हैं? ट्राइबल का इशू है, फ्रेगमेंटेड पॉलिटी का इशू है, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री का इशू है, वुमेन और सोशल रिफॉर्म की बात है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का इशू है. तो ये हो गए इशूज़. नाउ आई थिंक एटलीस्ट इट इज़ क्लियर टू यू व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हेयर. हम एक मोटा मोटा अंदाज़ा लेना चाह रहे हैं. इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि हाउ शुड वी सॉल्व दीज क्वेश्चन. हमारी अप्रोच क्या हो सकती है, इन अ लिमिटेड टाइम हम कैसे अपने ब्रेन को समझा सकते हैं कि एटलीस्ट किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन दे सकते हैं. एटलीस्ट आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू. जो दूसरा पॉइंट है सिलेबस का, कि वेरियस स्टेजेस क्या थी और इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे, उन पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई विल शो यू इन अ डिफरेंट वीडियो. और वहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा. राइट, सो लेट मी कट इट नाउ. तो अभी हमको करना क्या है, लाइक मैंने आपको एक अप्रोच बताई है कि मेरी अप्रोच क्या है चीज़ों को देखने की. सबसे पहले हमने किसी भी सब्जेक्ट में करना है PYQ ऑब्जर्वेशन. दूसरा हमने करना है रिविजन, जो एक बहुत ही कंसाइज सोर्स होगा. मे बी आई विल अपलोड इट ऑन माई चैनल, और आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हो. मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादातर चीज़ों को मैं आपको 1-2 या मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों, हर टॉपिक वाइज मैं आपको ऐसे ऐसे पेज वाइज नोट्स दे दूँ जो 10 से 15 पेजेस में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हो जाए. एटलीस्ट जो आई थिंक रिपीटेड टेम्पलेट्स हैं, जहाँ से रिपीटेड एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन पे फिर मैं 10 क्वेश्चन पोस्ट करूँगा. आपको ट्राई करना है उनको आंसर करने की. मुझे पता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पर्टिकुलरली दोज पीपल हु कुड नॉट क्लियर दिस प्रीलिम्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ. तो हमारे अंदर ये है कि वी आर टू लेज़ी और टू नेगेटिव. हमको लगता है कि क्या ही फ़ायदा है, अभी तो प्रीलिम्स ही नहीं हुआ. बट जिस बार भी प्रीलिम्स होगा, देन वी शुड बी एबल टू स्कोर, कि भाई उसी बार में हमारा इतना हो जाए कि वी एक्चुअली क्लियर दिस एग्जाम. राइट, दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट साइकिल टू बी इन, और बहुत लंबे समय तक हमको इसमें नहीं रहना है, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए. तो आई थिंक इसीलिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए. अगेन तो हमको ये करना है, रिविज़न करना है, 10 क्वेश्चन लिखने हैं. उन क्वेश्चंस का डिस्कशन भी आई विल अपलोड एज अ वीडियो, क्योंकि वीडियो को देखने में थोड़ी आसानी होती है, और एक्चुअली में पढ़ने में थोड़ा वो होता है, लेजीनेस आ जाती है. हमको नहीं पढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन देख लेंगे, 3 देख लेंगे, बट शायद 10 नहीं देखेंगे. इसीलिए आई विल इंश्योर कि मतलब थोड़ा सा ईज रहे आप लोगों के लिए. अगेन तो अभी मुझे ऐसा लगा, फर्स्ट आई थॉट कि ऐसा करते हैं कि 10-15 दिन में बस GS1 कंप्लीट करते हैं, फिर GS2 कंप्लीट करते हैं. बट आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट अप्रोच, क्योंकि एक ही चीज़ को पढ़ने में बहुत समय तक मज़ा नहीं आता है. इसीलिए आई हैव ट्राइड कि थोड़ा सा जगलिंग इन भी होती रहे, और हम सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलें. ऐसा नहीं हो कि कुछ छूट जाए. तो आई हैव इंश्योर्ड कि 2 दिन जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री को देंगे, 1 दिन हम आर्ट एंड कल्चर को देंगे, फिर GS3 में सिक्योरिटी. आई थिंक GS3 इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि वहाँ मतलब ऑब्वियसली नॉट टू स्कोर, बट इन टर्म्स ऑफ सिलेबस एटलीस्ट GS3 इज सिंपलेस्ट, बिलीव मी, एंड आई विल शो यू दिस थ्रू माई ऑब्जर्वेशन, थ्रू माई PYQ दिस सीरीज. आई विल शो यू कि GS3 सिंपल है. हालांकि उसमें आंसर्स लिख पाना, क्वालिटी आंसर्स लिख पाना, उतनी नॉलेज को, उतने फैक्ट्स को याद कर पाना, और ऑब्वियसली उस चीज़ को प्रोड्यूस करना इन एग्जामिनेशन हॉल विद इन प्रेशर, वो एक बहुत कठिन चीज़ है. बट GS3 इन टर्म्स ऑफ सिलेबस इज एक्चुअली वेरी मच डिकन्स्ट्रक्टेड. सिक्योरिटी को हम 2 दिन देने वाले हैं, 5 और 6 को. इसके बाद अगर आप देखेंगे तो डिज़ास्टर और इन्वायरमेंट, इन दोनों से मिला के जनरली 5 क्वेश्चन आते हैं. तो हम डिज़ास्टर एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन इन्वायरमेंट पढ़ेंगे. एटलीस्ट हम गो थ्रू करेंगे जो उन थीम्स को, लाइक आई डिड इन मॉडर्न हिस्ट्री. इसी तरीके से हम डिज़ास्टर और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखेंगे, और उनमें क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे. एंड आई विल गिव यू नोट्स. आई विल इंश्योर दैट यू रीड, बिलीव मी, जस्ट बी विद मी. अगेन एग्रीकल्चर, तो ये देखो 3 थीम्स हो गई अभी तक. एक सिक्योरिटी एक थीम है, यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे, और आप देख लेना कोई भी ईयर का पेपर, सिक्योरिटी से आपको इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, वहाँ से आपको 4 क्वेश्चन, आई एम रियली सॉरी, 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स. यहाँ तक GS3 प्रेडिक्टेबल है कि अगर आप 5-6 सालों के क्वेश्चन देखोगे तो यू कैन इवन प्रिडिक्ट
कि क्वेश्चन नंबर 11 किस टॉपिक से होने वाला है, 12 किस टॉपिक से होने वाला है, जिससे 1 और 2 होगा उसी से 11 12 होगा, जिससे 3 और 4 होगा उसी से 13 14 होगा. आई विल शो यू दिस लेटर. तो सिक्योरिटी होगी, इंटरनल सिक्योरिटी, देन वी हैव डिजास्टर, देन वी हैव एनवायरमेंट, क्योंकि इन दोनों से मिला के 5 क्वेश्चन आते हैं और हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि इन सब पे हम 10-10 दिन इन्वेस्ट करें. 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आई विल शो यू कि हाउ यू कैन एक्चुअली अटेंड दिस क्वेश्चन. और ये डिज़ास्टर वाली जो अप्रोच भी होती है आंसर लिखने की, वो क्वाइट प्रिडिक्टेबल है. आई विल शो यू, एक्चुअली एक फ्रेमवर्क है, उसी से आप इसका आंसर दे सकते हैं. देन एग्रीकल्चर. नाउ एग्रीकल्चर इज़ वेरी ब्रॉड टॉपिक एंड आई विल सर्टेनली से कि यहाँ से क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. हाउएवर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस. जनरली मतलब अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो 3 डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस ही होंगे. आई कैन गारंटी यू दैट. उस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन सेट कर रही है पिछले 5-10 सालों से. वी विल ऑब्वियसली डीकंस्ट्रक्ट द PYQs, तब आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी. देन वी हैव इकॉनमी. इकॉनमी इज़ वेरी ब्रॉड. वो इन्फ्लेशन पे भी सवाल पूछ सकते हैं, वो स्ट्रक्चरल इकॉनमी पे भी सवाल पूछ सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स हैं इंडिया इकोनॉमी में, या भी एक एवोल्यूशन पूछ सकते हैं लाइक 1990s में के बाद क्या परिवर्तन आए LPG रिफॉर्म्स के बाद, राइट. दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. And then we have science and tech, again broad, but generally the question is from let's say space sector, या ऐसे क्वेश्चन आते हैं या कोई ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज़ हैं. पिछली बार उन्होंने 4 टेक्नोलॉजीज़ पूछ दी थी डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर की. एक बार उन्होंने डार्ट मिशन पे क्वेश्चन पूछा था, राइट. तो ये सब चीज़ें भी इट्स एक्चुअली वेरी ब्रॉड, हाउएवर इट कैन बी कवर्ड. अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़े हैं, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है, तो देयर कैन बी टेम्पलेट्स ऑन विच यू कैन राइट दिस इन द सेम मैनर. सो दिस इज हाउ वी विल कवर GS3. In the same manner we can cover GS4, जहाँ पे notes का revision is most important thing. I think GS4 is something that we cannot read in 15 days. However, it can be done in let's say 1 month. अगर आपने थोड़ा, आपके पास नोट्स हैं, बेसिक नोट्स हैं, तो आप उनको रिवाइज कर सकते हो. बट आई थिंक अगेन GS4 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है टॉपर्स कॉपीज़. हम टॉपर्स की अप्रोच को हमें देखना चाहिए, हाउ टू आंसर. Even actually they have once asked questions like what is love, what is the definition of patriotism according to you. Now these questions are very subjective और ये आपको कहीं नहीं पढ़ाए जा सकते हैं, आप इनको कहीं नहीं सीख सकते हैं, सिवाय कि आप इन पे आंसर लिखना सीखिए. और आंसर लिखना आप सिर्फ तभी सीख सकते हैं जब आप टॉपर्स की कॉपीज़ को एनालाइज करेंगे कि हाउ दे आर राइटिंग आंसर्स, व्हाट इज़ देयर लैंग्वेज, हाउ दे आर एक्सप्लेनिंग इन वेरी सिंपल ऑफ द टर्म्स, क्या टेम्पलेट्स हैं, कैसे आपको वो बनाने हैं डायग्राम्स वगैरह. So that is something that you can learn from there. So I have already mentioned it कि GS4 में हमारा जो मेजर फोकस है वो है टॉपर्स की कॉपी, हाउ टॉपर्स आर राइटिंग आंसर्स, राइट. अगेन इन द सेम मैनर हम इसमें भी यही फोकस करने वाले हैं केस स्टडीज़ के टॉपिक पे, कि हाउ एक्चुअली वी कैन राइट लाइक टॉपर्स आर राइटिंग. आपने विशाखा यादव मैम की कॉपी देखी होगी, उनका जो केस स्टडीज़ लिखने का टाइप है, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइप. यू कैन अप्रोच अ केस स्टडी. बहुत ही सिंपल, लूसिड और बहुत मतलब एक तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने चीज़ों को प्रेजेंट किया है. हाउएवर शी हैज़ मेंटेन्ड अ सॉर्ट ऑफ टेम्पलेट. अगर आप देखेंगे तो वो एक ही तरीके से लिखती हैं, उनके स्टेक होल्डर अप्रोच एक ही है सारी केस स्टडीज़ में, और वो एक डायग्राम टाइप का बनाती हैं, वहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स दिखाती हैं. दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन लर्न एंड वी कैन एक्चुअली अप टू सर्टेन एक्सटेंट हम उनको इमिटेट भी कर सकते हैं कुछ हद तक. तो आपको टॉपर्स को ऑफिस देख के ही पता चलेगा. सो एंड आई विल इंश्योर कि यू डू दैट. अगेन इन GS2 आई थिंक इज़ क्वाइट ब्रॉड. अगर आप बहुत सही तरीके से देखें पूरी पॉलिटी तो आई जाती है उसमें. इसके साथ गवर्नेंस पे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग रहते हैं. RTI और ये सबको अगर छोड़ दो तो बाकी क्वेश्चंस आर जनरली जिनका बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट है GS4 के टॉपिक से भी, ठीक है. तो गवर्नेंस में GS4 और GS2 का काफ़ी ज़्यादा वो है. आप उससे एक तरीके से देख सकते हैं कि हाउ द सेम थिंग्स कैन बी रिटन इन GS4 एंड द सेम थिंग्स कैन बी रिटन इन GS2. आपको थोड़े से आर्टिकल्स याद होने चाहिए, पर्टिकुलरली प्रीएम्बल, DPSP, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़. ये 4 चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए जो आप कहीं पे भी किसी भी आंसर में लिख पाओ. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा आई विल शो यू कि how we are going to do the governance part, as I said, PYQ observation, notes और around 10 plus PYQs. इसके साथ साथ I will ensure कि you actually practice FLTs in the last week, at least in the last weeks, और अगर हो सकेगा तो इससे पहले भी करेंगे हम लोग.
So this is going to be our strategy. Thank you for watching this video. I will also upload more videos if you like this, and please do comment your views in comment section. Thanks a lot.